हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज हम कवर करने वाले हैं जनवरी के 4th वीक के हमारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं जरा लास्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट बैंकिंग के करंट अफेयर थे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो HCS 2026 जिसकी डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो अगर आप बच्चे HCS 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास स्पेशल जो है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप 70 डेज के अंदर अपना कंप्लीट क्रैश प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो कवर करना चाहते हैं तो आप इस क्रैश कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। तो बच्चे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो है ये भी अवेलेबल है फॉर दी एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स कर रहे हैं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स का लेवल क्या चल रहा है और आपका क्या चल रहा है, कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, तो बच्चे आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एनुअल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जुलाई टिल जून 2026 इज अवेलेबल। नेक्स्ट इसके अलावा तो ये आपके सामने एक क्यूआर कोड है, ठीक है। तो इस क्यूआर कोड को आप बच्चे स्कैन करेंगे और सेशन के बाद अगर इस सेशन से रिलेटेड और एमसीक्यूज आप कवर करना चाहते हैं तो आप इस कोड को जो है बच्चों को स्कैन करेंगे और आपको एक रीडायरेक्ट किया जाएगा एक साइट के ऊपर। वहां पर आप फर्दर जो है एमसीक्यूज इसी टॉपिक से जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि लास्ट क्लास के अंदर आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन था टीजीवी ऑन व्हील्स रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। तो क्या था ये टीजीबी ऑन व्हील्स, इससे रिलेटेड था इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैंक ब्रांच, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन, डिजिटल ओनली रूरल बैंकिंग ऐप और फ्लोटिंग एटीएम सर्विस। तो आंसर वॉज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का था हमारे पास इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन। तो जो वैन होगी तो वो सोलर पावर से चल रही होगी, तो जाके जो गांव है, ठीक है, विलेजेस हैं, वहां पर एटीएम की फैसिलिटीज जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी बाय त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। चलिए, तो जिन जिन ने बी ऑप्शन किया था तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे जरा बढ़ते हैं, अब देखते हैं जरा न्यूज लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास है न्यूज फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई ने पोस्टपोन द मैंडेटरी क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग फॉर द बैंक्स। अब ये क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग थी क्या जो हम बोल रहे थे कि शायद हो सकता है कि बैंक्स को ये करनी पड़े। तो देखिए बच्चे, काफी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलिए, बैंक्स की तरफ से एग्रीकल्चरल लोन दिया गया। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है दैट इज क्लियरली लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज, तो उसकी वजह से लॉस हो सकता है। सेम गोस, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है बच्चे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो दोज आर वो लोन्स जो है उनकी अलग से एक रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी बैंक्स को। अब रिसेंटली जो है अभी आरबीआई ने इसे पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आरबीआई सोच रहा था बैंक से पूछेंगे कि आपने कितने लोन्स जो है वो ऐसे दे रखे हैं कि जो कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई हैज पुट ऑन द होल्ड प्लान टू रिक्वायर द डोमेस्टिक बैंक टू डिस्क्लोज एंड मैनेज द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। कौन कौन से आपने जो है लोन दे रखे हैं जिनकी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, green investment is a key to the transitioning to the low carbon economy, with countries like United Kingdom and Japan making their disclosure mandatory for the financial institutions. But India के अंदर अभी इस प्लान को जो है रोका गया है। So RBI proposed the climate disclosure norms under the discussion with the banks since 2022 would have been required to regular disclosure of the climate related risk in loan portfolio along with the mitigation strategies and targets. तो अभी के लिए रुका गया है कि ऐसे कुछ भी जो है बैंक्स को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर हम देखें तो इसके पीछे मेन रीजन जो है वो ये है कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अभी बैंक्स को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। कौन से लोन है जो डायरेक्टली लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से, कौन से जो लोन है जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, किस फॉर्मेट के अंदर ये जो है बच्चे हमने इंफॉर्मेशन जो है वो आरबीआई को प्रोवाइड करनी है और इसका फायदा होगा क्या। ऐसा तो नहीं है कि बैंक्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा, तो अभी इसी वजह से इसे पोस्टपोन किया गया, ठीक है। So the draft rules published in 2022 proposed by the voluntary implementation starting from fiscal year 2027. So the RBI decided to delay the final guidelines, citing that the climate disclosure is not a priority and that implementation would be costly and thus for the corporates lacking the mandatory climate reporting. तो अभी कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि और बहुत काम है जो हमने करने हैं। ऐसी चीजें जो है हम थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नीचे रख सकते हैं। So the draft norm would have required the banks to calculate the gross emission of the borrowers disclosed by the
asset classes and industries and analyze the impact of the adverse climate impact on the borrower's repayment ability। यहाँ से स्टैटिक का थोड़ा सा हमारे से बच्चे क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडिया रैंक्स 9th ग्लोबली इन द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ग्रीन वॉच, जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और यस, ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडिया की रैंक आपसे जनरली पूछ ली जाती है ये अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, और ये हमारे पास जो है दैट इज 9th रैंक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू भारती एएक्सए लाइफ लॉन्चेस स्वाभिमान रिटायरमेंट डेफरमेंट एन्युटी। अब ये इसमें कुछ छोटी छोटी सी ना कंसेप्ट्स हैं, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं बाय द भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो इनकी तरफ से बच्चे नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल डेफर्ड एन्युटी प्लान लाए हैं जिसका नेम है स्वाभिमान रिटायरमेंट। स्वाभिमान रिटायरमेंट। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद सभी को चाहिए कि एक जो है फिक्स्ड इनकम हमारे पास होनी चाहिए, एक पेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है अलग अलग आपको प्रीमियम्स दे रखे हैं कि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 2 ईयर्स की रख सकते हैं, 3 ईयर्स की रख सकते हैं, 7 ईयर्स की रख सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड जो है बच्चे वो 7 ईयर्स का रहने वाला है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूँ। तो सपोज कीजिए ये रहा पर्सन ए, ठीक है। इस पर्सन ए की एज जो है सपोज करते हैं दैट इज 38 ईयर्स की एज है, और इन्होंने जो है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो ली हुई है दैट इज 5 ईयर्स। तो मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये जो है प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। जो भी ये प्लान ले रहे हैं अपना, तो 5 ईयर्स की प्रीमियम पे करेंगे, मतलब 43 ईयर्स तक जो है प्रीमियम पे करेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफरमेंट पीरियड कितना है दैट इज 7 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि 38 ईयर्स जब इन्होंने प्लान लिया था, इससे 7 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद मतलब बच्चे जब ये हो जाएंगे अराउंड 45 ईयर्स के, तब इन्हें जो है ये प्लान के बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, 3 ईयर्स का ले सकते हैं, पेमेंट वाला प्रीमियम पेमेंट वाला 2 ईयर्स का ले सकते हैं, 5 ईयर्स का ले सकते हैं, लेकिन जो डेफरमेंट पीरियड है वो 7 ईयर्स ही रहने वाला है। मतलब 7 ईयर्स के बाद जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जितने भी बेनिफिट्स हैं। ईजी हुआ। सिमिलरली इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कीजिए पर्सन ए जो है ये यहाँ पर लिंक कर सकते हैं पर्सन बी जो कि इसकी वाइफ हो सकते हैं। तो अगर इन केस कि पर्सन ए को कुछ हो जाएगा तो ये बेनिफिट्स जो है तो यहाँ पर आफ्टर 7 ईयर्स पर्सन बी को दिए जाएंगे। तो इसे हम बोल देते हैं गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे स्वाभिमान रिटायरमेंट। तो द प्लान ऑफर द लाइफ टाइम एन्युटी पे आउट ऑन अ क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस। वो आपके ऊपर है कैसे आप पैसे जो है वो लेना चाहते हैं। मंथली बेसिस के ऊपर हर महीने कुछ पेंशन लेना चाहते हैं, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 6 मंथ्स के बाद, या एनुअली विद अ जॉइंट लाइफ ऑप्शन टू इंश्योर द कंटिन्यूड इनकम फॉर द सर्वाइविंग स्पाउस। विद जॉइंट लाइफ ऑप्शन मतलब ए पर्सन जो बी पर्सन को भी साथ में इस प्लान में रख सकते हैं कि अगर पर्सन ए को कुछ हुआ तो जो प्लान के बेनिफिट्स है वो बी को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, द प्लान अलाउज द पार्शियल विड्रॉ ऑफ द सरेंडर वैल्यू after the completion of the premium payment subject to the policy terms and condition. The plan includes an Atmanirbhar option allowing the customers to withdraw the fund in case of the emergency. यहाँ पर हमारे पास बच्चे भारतीय एक्सा से रिलेटेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है that it is a prominent Indian private life insurer जो कि 2006 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। It is a joint venture between the Bharti Enterprise and the एक्सा ग्रुप। एक्सा ग्रुप जो बच्चे वो फ्रांस से कंपनी है एक्सा ग्रुप, दोनों की जॉइंट कोलैबोरेशन है भारती एक्सा नेम, और इनका जो नया प्लान है दैट इज स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान। डेफरमेंट पीरियड 7 ईयर्स का, प्रीमियम पे आउट पेमेंट के टर्म जो है वो आप 2, 3 या फिर 5 ईयर्स की रख सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, सो SMFG इंडिया क्रेडिट पार्टनर्स विद द ग्लोबल गूगल पे। अब गूगल पे के ऊपर आपको बच्चे लोन दिए जा सकते हैं, पर्सनल लोन, और वो लोन जो है वो कौन देंगे, SMFG की तरफ से जो है इंडिया क्रेडिट की तरफ से लोन प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो जो एलिजिबल यूजर्स होंगे गूगल पे के पास आपके बच्चे काफी जो है इंफॉर्मेशन रहती है, वो इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं कौन से यूजर जो है वो एलिजिबल हैं पर्सनल लोन के लिए और कौन से नहीं है। तो SMFG इंडिया क्रेडिट has partnered with the Google Pay to offer the collateral free personal loans to the users across the India। collateral free है तो मतलब अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे लोन, तो कुछ नहीं है, जो गूगल पे के कुछ एलिजिबल यूजर्स होंगे वो इजीली गूगल पे के ऊपर ही जो पर्सनल लोन्स को बच्चे डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं,
और उन्हें वहीं पर जो है वो लोन मिल जाएगा विद इन दी फ्यू मिनट्स। So the collaboration aims to expand the access to the formal credit, especially for the underserved and emerging customer segment, supporting the vision of digitally inclusive economy. तो याद रखने कोलैबोरेशन गूगल पे की कोलैबोरेशन हुई है विद द SMFG फॉर द अनसिक्योर्ड लोन्स। नेक्स्ट आरबीआई proposes changes to the bank's FX that is forex exposure framework and capital requirement for the forex risk। अब न्यूज समझ लेते हैं पहले, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, फॉरेक्स के अंदर स्पेकुलेशन करते हुए बैंक जनरली फॉरेक्स बैंक जो है वो फॉरेक्स से ट्रेडिंग करते हैं। तो अब बैंक्स की तो ऊपर ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो बफर क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक्स को अपने पास रखना पड़ेगा अगर वो फॉरेक्स जो है बच्चे ट्रेडिंग या फॉरेक्स की जो है किसी भी तरीके के ऑपरेशंस के अंदर है। एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल में सपोज कीजिए कोई एक बैंक है और इस बैंक के पास फॉरेक्स एक्सपोजर है ऑफ $1000, ठीक है, $1000 का फॉरेक्स एक्सपोजर है। अब डॉलर के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकते हैं, वो बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डायरेक्टली डालेंगे। तो इसी वजह से बैंक्स को बोला जाएगा कि दैट आप एडिशनल 9% जो है अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखेंगे। सभी कमर्शियल बैंक्स जो कि फॉरेक्स एक्सपोजर है जिनके पास, तो उन्हें एक्स्ट्रा जो है 9% कैपिटल, दैट मीन्स 10,000 के अराउंड जो बन जाएगी बच्चे, दैट इज अराउंड 90 करोड़, ये आपको अपने पास रखने होंगे अलग से। सेम गोल्ड की ट्रेडिंग के अंदर भी गवर्नमेंट ने बोला कि जो गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है, या गोल्ड के ऑपरेशंस के अंदर है, तो उसे भी जो है बच्चे वो इसी कैटेगरी के अंदर माना जाएगा और उन्हें भी 9% के हिसाब से रखना पड़ेगा बफर। तो न्यूज ये है, देखिए आरबीआई हैज प्रपोज्ड चेंजेस टू द फ्रेमवर्क फॉर कैलकुलेटिंग बैंक्स नेट फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉरेक्स रिस्क। So the objective is proposal is to align the India's FX risk norms with the global standards, जो कि हमें बेसल कमेटी की तरफ से रिकमेंड किए गए, and ensure a uniform implementation across the all regulated entities. Now, so under the proposed framework, the banks must maintain a minimum capital charge of 9% on their net open foreign exchange positions. फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन जो थी वो $1000 थी, तो उन्हें 90 करोड़ अपने पास रखना पड़ेगा। So the revised rules mandate that the FX risk capital be maintained at the close to each business day, thereby strengthening the daily risk management. Next, RBI has invited the public feedback on this proposal, and this proposal will come into effect from the 1st of April 2027. Next news जो है बच्चे हमारे पास, Buy Forex gets the in principle payment service provider nod at the GIFT IFSC. So eBixCash Money World Money, which is a flagship subsidiary of Ire Lifespace Limited, has announced that it has wholly owned the entity जिसका नेम है Buy Forex, which received the in principle approval for the payment service providers. So the approval was granted by the International Financial Service Center Authority, enabling the company to operate as a regulated PSP from the GIFT IFSC. इतना इंपॉर्टेंट रीड ओनली वाला है, मतलब बहुत हार्ड कोर इंफॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, थोड़े बच्चे चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। वैसे न्यूज़ के अंदर अब देखिए मैं समझाऊं भी इसके अंदर क्या, तो सिंपल है, बस नाम याद रखेंगे कंपनीज का जिन्हें रिसेंटली जो है प्रपोजल जो है अप्रूवल दिया गया है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई फ्लैग्स पीएसएल कंप्लायंस गैप्स विद द एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। ओके, ये न्यूज़ अच्छी है, इसे समझाने में भी मजा आता है। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों की जो बच्चे ऑडिट किए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड, तो उनके अंदर कुछ जो है प्रॉब्लम्स पाई गई। अब आप बोलेंगे सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो जितने भी हमारे पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, तो इन्हें बच्चे 40% अपना जो लैंडिंग है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को करनी पड़ती है। वो प्रायोरिटी सेक्टर्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही बताती है, आरबीआई बताता है कि आप एजुकेशन को, फार्मर्स को, एमएसएमई सेक्टर को, विमेंस को, एससी एसटीज को आप कितने कितने लोन परसेंट अपना जो है लोन का आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि इसकी वजह से सबकी जो है वो ग्रोथ हो। नाउ देखा ये गया कि हमारे पास एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन्होंने एग्रीकल्चर लोन तो दिए, एग्रीकल्चरल जो लोन थे वो तो दिए अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बट जब बच्चे इन लोन्स का ध्यान देखा गया तो पता चला कि ये लोन एग्रीकल्चर के अपलिफ्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज ही नहीं हुए होंगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे पता चला, लोन तो एग्रीकल्चर के लिए दिए गए थे।
ये लोन यूज नहीं हो रहा है, कैसे पता चला? तो देखिए, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास ना बच्चे 1 एकड़ लैंड है, ठीक है? हमारे पास 1 एकड़ लैंड है, चलो 2 एकड़ लैंड है और इस पर काम करने के लिए 1 एकड़ के ऊपर आपको जो है मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ लोन मिल सकता है। सिमिलरली 2 हमारे पास एकड़ है तो 60 इधर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लोन जो बैंक यहाँ पर देंगे आपको इन 2 एकड़ लैंड के ऊपर दैट विल बी अराउंड 1,20,000 रुपीज़। इतना ही होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये जो मनी है ये यहाँ पर इधर यूज़ की जा सकती है। ऑप्टिमम मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो-जो चीज़ें चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने बनाई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बैंक्स की तरफ से इन 2 एकड़ लैंड के ऊपर 10 लाख का लोन दे दिया गया तो क्या 10 लाख इन 5-5 लाख जो ये पर एकड़ लैंड के ऊपर यूज़ किया गया होगा? क्या वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया गया होगा? आंसर इज़ नो। हो सकता है कि दैट वो पर्सन जिसे 10 लाख रुपीज़ का लोन दिया गया, उसने वो लोन जो है बच्चे कार बाय करने के लिए, हाउस बाय करने के लिए यूज़ किया। क्या ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहे हैं? नो। तो ये जो है फाइंड आउट किया गया दैट पीएसएल के अंदर जो है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर लोन्स दिए गए तो उसके अंदर कुछ गैप थे इन द एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो आइए अब जरा न्यूज़ देखते हैं। तो आरबीआई flagged the deficiencies in the PSL compliance at the HDFC and ICICI Bank during its annual supervisory review, mainly due to the misclassification of the agricultural loans. तो एग्रीकल्चर लोन नहीं था वो कोई और पर्सनल लोन के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपने पीएसएल टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए एचडीएफसी और आईसीआईसी ने उसे एग्रीकल्चर लोन शो किया और बोला कि देखिए हमने तो एग्रीकल्चर के लिए लोन दे दिया। बट गवर्नमेंट को पता चला आरबीआई को कि ये एग्रीकल्चर का लोन नहीं, ये पर्सनल लोन दिए थे, आपने इस एक कैटेगरी के अंदर डाल दिए अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। तो आरबीआई डायरेक्टेड आईसीआईसीआई बैंक टू मेक वन टाइम एडिशनल प्रोविजन of 1283 crores and HDFC to provide 500 crores as a regulatory corrective measure despite no immediate asset quality stress. Next, the regulators found that the part of the agriculture loan portfolios exceeded the prescribed scale of finance. This prescribed scale of finance क्या है कि एक हमारा जो एकड़ लैंड था उसके ऊपर मैक्सिमम 60,000 लोन तो दे सकते हो, आप इससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? Indicating the loans used for the non-farm purpose were still classified as the agricultural PSL. तो एक्चुअल में वो पर्सनल लोन होंगे या किसी और वजह के लोन होंगे, लेकिन वो एग्रीकल्चर लोन शो किया और अपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स जो है लैंडिंग के टारगेट्स वो कंप्लीट किए गए बैंक्स की तरफ से। तो द आरबीआई's annual survey review assesses the compliance with the regulatory norms, including the priority sector targets and reporting accuracy. करंटली जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स हैं बच्चे, उन्हें 40% जो उनके लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, विद 18% जो लोन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करने होते हैं। मतलब इस 40 में से 18% जो है वो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर कोई बैंक जो बच्चे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाता तो उन्हें पेनल्टी लगती है और द करेक्टिव एक्शन जो कि इन बैंक को दिया गया है, ठीक है, तो वो देने पड़ते हैं। तो वो मनी जो है वो सीधा आरआईडीएफ के पास जाती है, जिसे हम बोल देते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो आरआईडीएफ के अंदर जाएंगे पैसे। अब ये जितने भी है 500 करोड़ एचडीएफसी वाले और अराउंड 1300 करोड़ जो है आईसीआईसीआई वाले आरआईडीएफ के अंदर, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड और हम देखते हैं यहाँ पर दैट द रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड डिक्लेयर्स अ मेडन डिविडेंड ऑफ 21.6%। बहुत बड़ा डिविडेंड है। तो न्यूज ये बच्चे दैट रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर आरएक्सआईएल बोलते हैं, विच इज अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसे हम बोल देते हैं ट्रेड प्लेटफॉर्म, हैज डिक्लेयर्ड अ पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20.6% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। आपको नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये बच्चे जो हमारे पास आरएक्सआईएल है, ठीक है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की एंटिटी है, इसके अंदर कुछ बैंक्स के शेयर्स हैं, ठीक है, तो पब्लिक शेयर नहीं है। आपको या मुझे ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि डिविडेंड इतना मिल रहा है तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी इसके शेयर्स नहीं है। तो RXIL has become the first trades platform in India to return the capital to the stakeholders, marking a historic milestone in the India's ट्रेड इकोसिस्टम। तो बच्चे ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है एक्चुअल में यूज किया जाता है एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जो उनके इनवॉइस होते हैं उनके ऊपर रिसीवेबल्स होते हैं उनके ऊपर उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, और उसी के ऊपर हमारे पास एक कंपनी है गवर्नमेंट की, दैट इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट RIXL received the
RBI's approval in December 2016 and carried out its first TREDS transaction on 9th of the January 2017. So RXIL is the joint venture of SIDBI, very important. SIDBI का है NSE, that is National Stock Exchange, then SBI, ICICI बैंक एंड येस बैंक। तो बच्चे याद रखेंगे कौन कौन इसके जो हैं फाउंडर्स हैं, कौन कौन इसके ओनर्स हैं। सिडबी है, NSE है, SBI, ICICI बैंक और येस बैंक। So it operates as a digital platform for the trade receivables financing, supporting the MSMEs. तो MSMEs को लोन प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म से। So it is the only trade platform in India that permits the state government's participation, with Goa and Tamil Nadu government actively involved in its participation. Next, moving forward, और हमारे पास जो बच्चे that is इंडिया की एक फिनटेक फर्म है that is ZET secures the NPCIs not to enable the UPI payment through RuPay credit card. तो ZET इंडियन की जो बच्चे हमारे पास फिनटेक फर्म है, तो इसे NPCI से अप्रूवल मिला है फॉर दी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स। आइए अब समझते हैं इसके बारे में। सो विद दिस अप्रूवल दैट बिकम्स एलिजिबल टू ऑफर द UPI सर्विसेज, मार्किंग अ मेजर स्टेप इन द इंटीग्रेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड फंक्शनैलिटी विद द UPI इकोसिस्टम। अब किया क्या जा रहा है, कुछ नया हो रहा है? नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ पहले से चल रही है चीजें। जी हाँ, तो क्रेडिट कार्ड के हमारे पास जो बच्चे इकोसिस्टम है उसके अंदर UPI इंटीग्रेशन की जा रही है, ठीक है। तो दैट जो है इसे अप्रूवल दिया गया है बाय द NPCI, क्योंकि NPCI के अंदर ही UPI आता है। So after receiving the NPCI approval, the company launched ZET UPI, which enabling the users to make UPI transaction using RuPay credit card. डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, RuPay क्रेडिट कार्ड है, UPI ट्रांजेक्शन्स करनी है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है ZET प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करेंगे इनके कार्ड्स को यूज करने के लिए। नेक्स्ट, so the ZET UPI service is supported through the banking partnership with the RBL Bank. The transaction processing infrastructure is powered by the JustPay, which is a payment technology platform in India. Next, similarly हमारे पास Razorpay POS, that is the point of sale, obtains RBI's approval to operate as an offline payment aggregator. तो अब Razorpay के आपको बच्चे ऑफलाइन जो है पेमेंट एग्रीगेटर देखने को मिलेंगे। तो फिनटेक मेजर दैट इज Razorpay's offline payment arm, that is Razorpay POS, has received the authorization from RBI to operate as an offline payment aggregator. ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ऑफलाइन जो अगर आप देखेंगे तो जो आपके बच्चे जनरली रहते हैं साउंड बॉक्स रहते हैं ना अलग अलग शॉप्स के ऊपर, वो होते हैं। तो विद दिस अप्रूवल Razorpay नाउ होल्ड्स ऑल 3 RBI लाइसेंस। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर Razorpay कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो यहाँ पर फैमा का ध्यान रखना पड़ता है इन्हें, और इसके साथ ही ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी इन्हें मिल गया। नाउ तो द PAP ऑफलाइन, that is the payment aggregator permission offline, will enable the Razorpay to expand in-store payment infrastructure, handle high volume transaction across the sectors such as the large retail chains and SMEs. अब मार्केट के अंदर जाकर जो अपने बॉक्सेस जो हैं या बच्चे कोई भी डिवाइसेस सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का रूप जो है अंदर ऑपरेशंस वो स्टार्ट कर देंगे। तो करंटली Razorpay POS offers a hardware suite including Android Smart POS, MPOS, that is magnetic strip POS, and a sound box devices supporting the secure and the compliant in-store payments. तो POS वाले अगर आप देखेंगे ना तो वो जो कार्ड्स के स्वाइप करना भी होता है तो वो भी POS होता है, वो वाला भी इन्हें ये अपने डिवाइसेस लेकर आ सकते हैं। साउंड बॉक्स QR कोड स्कैन कीजिए और आवाज आ जाएगी इतने रुपीस जो है वो रिसीव हो गए, तो वो वाले तो अब वो Razorpay के भी आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज, RBI grants in principle approval to the Pioneer, not Pioneer, Pay1e India as the cross border payment aggregator। तो ये बना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस, मतलब अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रांजैक्शंस रिसीव किए जा सकते हैं और सेंड किए जा सकते हैं। तो RBI ग्रांटेड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द Pay1e India Limited to operate as a payment aggregator for cross border. So it is a subsidiary of US based Payoneer Global, strengthening its presence in India. So PACB, that is the payment aggregator cross border approval, allows the Payoneer to facilitate end-to-end inward and outward cross-border payments transactions for the Indian importers and Indian exporters. हर वीक हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन, पेमेंट एग्रीगेटर ऑफलाइन के जो बच्चे हमें क्या दिए जाते हैं, RBI की तरफ से अप्रूवल्स दिए जाते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अंडर दिस अप्रूवल द इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन रिसीव द ओवरसीज पेमेंट while the Indian importers can make international payments through this platform.
इजीली आप जो है इंडिया से पेमेंट सेंड कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो एज पर दी आरबीआई PACB गाइडलाइंस, नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो भी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस चाहती हैं, उन्हें आरबीआई से ऑथराइजेशन की जरूरत है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स। बैंक्स को नहीं है, जो नॉन बैंक एंटिटीज हैं उन्हें जरूरत पड़ेगी। नाउ इसके अलावा और क्या कंडीशंस हैं? तो द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर द PACB एंटिटीज इज 15 करोड़। स्टार्टिंग के अंदर 15 करोड़ जो है वो नेट वर्थ होनी चाहिए। आफ्टर 3 इयर्स इट शुड बी 25 करोड़। नेक्स्ट, पर ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर PACB नॉर्म इज अराउंड 25 लाख। इससे ज्यादा कि आप जो है एक ट्रांजैक्शन जो है ना रिसीव कर सकते हैं और ना ही सेंड कर सकते हैं। तो PACB एंटिटीज मस्ट मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन विद नो नेटिंग ऑफ द बैलेंस। और इसी के साथ इन्हें जो है बच्चे, क्योंकि अब क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स आ रही है जा रही है, तो फेमर का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो है हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, SBI लॉन्चेस चक्र टू फाइनेंस इंडिया सनराइज सेक्टर। अब ये सनराइज सेक्टर कौन से होते हैं बच्चे? सनराइज सेक्टर जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर में बहुत बढ़िया ग्रो करेंगे। दैट आर दी सनराइज सेक्टर। तो इंडिया के अंदर सनराइज सेक्टर कौन से है? जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डीकार्बनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स। ये सब जो है एक्चुअल में सनराइजिंग सेक्टर हैं जो इन फ्यूचर जो है ग्रो करेंगे करेंगे। तो एसबीआई की तरफ से क्या किया गया? तो एसबीआई की तरफ से स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव चक्र, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ द सनराइज सेक्टर। So it is an institutional platform created by SBI to understand, assess and finance the industries that are still taking the shape. तो बच्चे जो अभी जिनके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, इन नियर फ्यूचर वो ग्रो करेंगे, तो उन्हें फाइनेंस करते हैं ना, और उधर से ज्यादा प्रॉफिट होगा एसबीआई को। तो अनलाइक द ट्रेडिशनल सेक्टर्स विद द प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज, सनराइज सेक्टर्स इन्वॉल्व हाई टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग रेगुलेशंस एंड लॉन्ग gestation periods. So Chakra is designed to act as a knowledge and decision support hub, helping the SBI and the wider financial ecosystem convert the complex technologies into the bankable financing structure. So the idea is not just to lend the money, but to lend wisely and at a scale. अगर हम इन सनराइजिंग सेक्टर को बच्चे लोन प्रोवाइड करेंगे तभी तो इन फ्यूचर हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये मेन पर्पस है इसका, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जरा इंपॉर्टेंट लिख लो। CPI, WPI, इन्फ्लेशन को मेजर करने वाले हमारे इंडेक्स। तो न्यूज ये है कि दैट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बच्चे सीरीज लॉन्च की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेस ईयर जो है वो रिवाइज किया जा चुका है। तो बेस ईयर बच्चे जो पहले था दैट वाज 2011-2012, अब बेस ईयर बन चुका है 2023-2024। इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। कौन सा इंडेक्स है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नॉट द होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर एक चीज और की गई है, जो बच्चे फूड एंड बेवरेजेस का वेट था वो डिक्रीज किया गया है। पहले बहुत ज्यादा वेटेज थी, 46% वेटेज दी गई थी सीपीआई के अंदर फूड एंड बेवरेजेस को, अब इसे डिक्रीज करके 37% किया गया है। दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द रिवाइज्ड आइटम वेट्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2023-24, इसके बेसिस के ऊपर ये जो है बच्चे वेट्स इंक्रीज या डिक्रीज किए गए हैं। तो द एक्सपेंडेड आइटम कवरेज एंड द इम्प्रूव्ड मेथोडोलॉजी टू बेटर कैप्चर द करंट कंजम्पशन बिहेवियर इंक्लूडिंग द डिजिटल सर्विसेज। नाउ सीपीआई, तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज इंडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर एंड एंकर फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। हम बच्चे होलसेल प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन नहीं देखते, हम कंज्यूमर प्राइस से देखते हैं कि एक्चुअल में कंज्यूमर्स को कितनी ज्यादा जो है एंड पॉइंट के ऊपर ना जो कितनी इन्फ्लेशन है, इस बेसिस के ऊपर हम जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो टूल्स हैं उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इस इन्फ्लेशन की वजह से। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से बच्चे इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, दैट इज HCES 2023-24 का डेटा जो है बच्चे वो लिया जाएगा। नेक्स्ट, रिवाइज्ड क्राइटेरियन मेथोडोलॉजी, तो एक तो बेस ईयर याद रख लेंगे आप। सेकंड, रिवाइज्ड सीपीआई इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग HCES 2023-24 कंजम्पशन शेयर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन, expanded the market coverage
कुछ और एडिशनल 12 मार्केट ऑनलाइन मार्केट्स इन दी लार्ज सिटीज वर एडेड। जो बास्केट है ऑफ द आइटम्स वो जो उसे इंक्रीज किया गया है। ठीक है, अब देखिए बहुत पुराना चल रहा था हमारा ना ये जो आइटम्स वाली बास्केट थी 2011-12 के हिसाब से चल रहा था। अब काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं बच्चे। 2011-12 के अंदर हमारे पास डेटा नहीं था, इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं था, ठीक है? इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। अब उन्हें ऐड करने की ज़रूरत थी, क्योंकि एट द एंड ये भी तो हम परचेज़ ही कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ द रेंट कवरेज टू द रूरल एरियाज़, इम्प्रूव द हाउस रेंट इंडेक्स, एक्सक्लूजन ऑफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, इंक्लूजन ऑफ ई-कॉमर्स प्राइसेस जैसे कि एयर फेयर्स, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, टेलीकॉम प्लान्स, इन्हें ऐड किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो जब ये रिलीज़ किया जाएगा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथोडोलॉजी हमारा इंडिया के अंदर क्यों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल क्या रहा है, ठीक है? ईज़ी। तो अभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, तो एक तो आप याद रख लेना फूड एंड बेवरेजेस परसेंटेज कितनी डिक्रीज़ की गई है। बेस ये याद रख लेना लेटेस्ट कौन सा सेट किया गया और डेटा कहाँ से ले रहे हैं? तो डेटा हम ले रहे हैं फ्रॉम द हेल्थ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से डेटा जो है वो ग्रैब किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई अप्रूव्स द फर्स्ट यूएस बैक्ड स्टेबल कॉइन। तो बच्चे यूएई के जो सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से अब यूज किया जाएगा स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या है? जो कि अमेरिका ने अपने अब क्रिप्टो करेंसी यूज किया है, जिसे उन्होंने लिंक किया हुआ है डॉलर के साथ। अगर डॉलर के प्राइस इंक्रीज होंगे तो स्टेबल के कॉइन के प्राइस इंक्रीज होंगे, अगर डॉलर डिक्रीज करेगा तो स्टेबल कॉइन भी डिक्रीज करेगा। तो कंप्लीटली लिंक किया गया उसे। So the Central Bank of UAE has approved the first USD backed stable coin under its payment token service regulation. So US backed stable coin is a cryptocurrency जो कि 1:1 के ऊपर यूएस डॉलर के साथ लिंक की गई है। ठीक है, मतलब $1 इज इक्वल टू 1 यूएस स्टेबल कॉइन डिजाइन टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। अगर यूएस डॉलर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज, वो डिक्रीज तो वो भी डिक्रीज, वाइल ऑपरेटिंग ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट होगा कहाँ पर? सब कुछ होगा कहाँ पर बच्चे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजिटल वे के अंदर जो है पेमेंट्स हो रही है। So the newly approved CUSDU stablecoin is issued by Universal Digital, which is a crypto firm regulated by Abu Dhabi Global Market, making it the first foreign payment token issuer registered with the UAE Central Bank. तो याद रखेंगे कौन सी कंट्री है जहाँ पर पहली बार जो है बच्चे यूएस डॉलर के स्टेबल कॉइन्स जो है उन्हें स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो फीचर्स क्या हैं ऑफ द USDU स्टेबल कॉइन्स? So first, it is the full backing of US dollars. So each token is backed by a US dollar reserves, ensuring the price stability. Second, regulated framework. So under the UAE's payment token service regulation, इसे जो है रेगुलेट किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बच्चे ये चलने वाला है, तो इजीली जो है आप ट्रैक कर सकते हैं पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर लेकर आएंगे। क्रॉस बॉर्डर यूटिलिटी, so suitable for the international transfers, trade settlements and even the remittances. Then फाइनेंशियल इनोवेशन के अंदर ब्रिज द ट्रेडिशनल फाइनेंस विद द डिजिटल एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट कंट्री जहां पर जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से, उनकी सेंट्रल बैंक की तरफ से स्टेबल कॉइन्स को एक्सेप्ट किया गया, तो आपका आंसर बनेगा यूएई। नेक्स्ट कम्स द डिजिटल फूड करेंसी। अब ये इंडिया का आ गया बच्चे। अभी हमने देखा यूएस का स्टेबल कॉइन्स, सिमिलरली इंडिया भी जो है बच्चे वो थोड़ा सा डिजिटल करेंसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए डिजिटल फूड करेंसी, अब ना इंडिया के अंदर एक नया कंसेप्ट हम लेकर आ रहे हैं कि रादर देन हम फिजिकल फूड किसी को प्रोवाइड करें, होता है ना राशन शॉप्स के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स के ऊपर लोग जाते हैं, अपने कार्ड लेकर जाते हैं, बीपीएल कार्ड लेकर जाते हैं, राशन कार्ड लेकर जाते हैं और वहां से जाके फिजिकली जो है वो राशन लेकर आ जाते हैं। अब इसके अंदर बच्चे लूप होल्स हैं, यहाँ पर करप्शन देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसे करते हैं कि दैट जो भी बेनिफिशियरीज हैं, क्या सपोज कीजिए ये पर्सन है, बेनिफिशियरी है ए, तो इसके मोबाइल के अंदर हम जो है बच्चे सपोज करते हैं कि कुछ डिजिटल करेंसी जो है या डिजिटल फूड करेंसी ऐड कर देते हैं। फूड करेंसी का मतलब ये करेंसी जो सिर्फ फूड परचेज करने के लिए यूज होगी और कहीं पर नहीं होगी। स्पेशल डेडिकेटेड कुछ शॉप्स होंगी, वहां पर आप जाएंगे, आप स्कैन करेंगे, ठीक है, और जो मनी है वो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू वहां पर जो है ट्रांसफर हो जाएगी। आप मनी नहीं आपके पास आ रही कि आप कुछ भी बाय करेंगे, आप सिर्फ वहीं पर उस डेडिकेटेड शॉप के ऊपर जाकर ही जो है वो बाय कर सकते हैं। जैसे कूपन होते हैं ना, किसी कंपनी का कूपन है वो उसी कंपनी के अंदर यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता, वो सेम चीज यहाँ पर जो है गवर्नमेंट करने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द पायलट प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, ऑल्सो टर्म्ड एज द डिजिटल फूड करेंसी। तो फेब 2026 के अंदर गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो है चाहती है कि पायलट प्रोजेक्ट है, तो चंडीगढ़, पुडुचेरी,
गुजरात की 3 डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आनंद, साबरमती और दाहोद के अंदर जो है इसे स्टार्ट किया जाएगा। तो दी डिजिटल फूड कूपन्स आर अ प्रोग्राम फॉर्म ऑफ द ई-रूपी। आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे रुपीज़ आने वाले हैं, वो रुपीज़ जो है वो यूज़ सिर्फ फूड परचेज़ करने के लिए हो सकते हैं और कहीं नहीं। So instead of the physical gains or the cash transfers, the beneficiaries receive the digital tokens specifically locked for a use at the authorized ration shops और कहीं यूज ही नहीं कर सकते आप इसे। So it serves as a proof of concept for a larger nationwide rollout for the digital currency in the social welfare। तो इसे लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो सीबीडीसी लेकर आएगी आरबीआई। Implementation authority is the Ministry of Consumer Affairs along with the Food and Public Distribution in coordination with the NPCI and state governments। FCI की इंटीग्रेशन कहाँ पर है? तो the grain distributed are supplied directly by the FCI। FCI जो बच्चे वो राशन शॉप्स के ऊपर जाकर फूड प्रोवाइड करेंगे। जो बेनिफिशियरीज हैं उनके मोबाइल के अंदर जो है वो रुपीज आ चुके होंगे और वहां पर जाकर आपको जो है वो रिडीम करने हैं। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स? तो द मंथली डिजिटल फूड कूपन्स आर क्रेडिटेड डायरेक्टली बाय आरबीआई टू द डिजिटल वॉलेट्स ऑन द बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर। आपके सीधा मोबाइल नंबर के ऊपर जो बच्चे ये डिजिटल वॉलेट के अंदर ये मनी आ जाएगी, आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो द बेनिफिशियरी विजिट्स द फेयर प्राइस शॉप्स, स्कैन्स द शॉप ओनर्स क्यूआर कोड और वहां से जाकर वो जो है फिजिकल ग्रेन्स जो है फूड गेन्स वो ले सकते हैं। तो द डिजिटल टोकन्स आर ट्रांसफर्ड एंड बेनिफिशियरी रिसीव्स द देयर एंटाइटल्ड फ्री फूड ग्रेन्स। तो द कूपन्स हैव अ सेट टाइम फ्रेम। तो जैसे कि आप 30 डेज के अंदर अंदर जो है इन्हें रिडीम कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट पीछे से कूपन जो है वो बंद हो जाएंगे बच्चे, उनकी एक्सपायरी जो है हो जाएगी, तो बाद में आप इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो लाया जा रहा है सीबीडीसी के अंदर डिजिटल फूड करेंसी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। एनपीएस स्वास्थ्य नेशनल पेंशन स्कीम के साथ हमारे पास स्वास्थ्य पेंशन स्कीम पायलट प्रोजेक्ट जो इसका भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो पीएफआरडीए दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली रोल्ड आउट द एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम ऑन पायलट बेसिस। पायलट बेसिस का मतलब होता है पहली बार जो किया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द पीएफआरडीए एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अंडर इट्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। तो जो बच्चे स्टार्टिंग के अंदर होते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट ही करते हैं, फिर पूरे इंडिया के अंदर इसे जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इट एम्स टू इंटीग्रेट द हेल्थ रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स विद एग्जिस्टिंग एनपीएस फ्रेमवर्क। तो क्या करें, एनपीएस के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कोई हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं है, हम चाहते हैं कि हेल्थ के बेनिफिट्स भी इधर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, so functions as a sector specific contributory pension scheme with the multiple scheme framework of NPS and will be offered to the Indian citizens on a voluntary basis। कंपल्सरी नहीं है, जो करना चाहते हैं वो इसमें जो है बच्चे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो मत करें। एक तो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है, आप इसी के साथ कुछ थोड़ा सा प्रीमियम और भी जो है पे कर सकते हैं और आपको बच्चे हेल्थ बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एनी इंडियन इज एलिजिबल टू ज्वाइन दिस स्कीम बट अ कॉमन स्कीम अकाउंट अंडर द एनपीएस जो है वो होना चाहिए। एनपीएस के अंदर आप मैंडेटरी जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। सब्सक्राइबर्स कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, जितना मर्जी आप जो है अपने अकॉर्डिंगली आप जो है बच्चे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग एनपीएस गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। जो पर्सन है जो सब्सक्राइबर्स है जिनकी एज 40 ईयर से ज्यादा है, अब हो सकता है कि उन्हें हेल्थ से रिलेटेड इशू ज्यादा हो तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो दे कैन ट्रांसफर अप टू 30% ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉमन स्कीम अकाउंट टू द स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। पार्शियल विड्रॉल्स जो है अलाउ किए गए हैं स्पेशली फॉर द मेडिकल एक्सपेंस अप टू 25%, जो कि सब्सक्राइबर ने खुद कंट्रीब्यूट किया तो वो विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी लाइक सिचुएशन के अंदर विद नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स सब्जेक्ट टू द मिनिमम जो आप जो विड्रॉ करेंगे दैट इज 50,000 रुपीज। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द क्रिटिकल inpatient treatment where the medical expenses exceed 70% of the available corpus, the subscriber may opt for the 100% premature withdrawal solely to meet the such medical cost। Important, थोड़ा कम, तो नाम याद रख लेंगे बच्चे स्वास्थ्य पेंशन की। एनपीएस के साथ अगर आप एनपीएस के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं टू गेट दी हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे ही है ये एक तरीके से। Claim and settlement. So the amount withdrawn under the scheme will be paid directly to the health benefit administrator, third party administrator or the hospitals based on the valid claims and supporting bill। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं, सीधा हॉस्पिटल्स को पे होंगे, आपको पे कुछ नहीं होगा। Any surplus remaining after the settlement of the medical expense will be transferred back to the
सब्सक्राइबर्स कॉमन स्कीम अकाउंट, कॉमन स्कीम अकाउंट वही अकाउंट है जिसमें आपका एनपीएस लिंक है, ठीक है, तो वहीं से जो है आप अपने बच्चे जो ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं हेल्थ स्कीम, तो इनके अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं जरा बच्चे रिवीजन क्वेश्चंस। तो रिवीजन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांजैक्शन फ्लो अंडर द डिजिटल फूड करेंसी सिस्टम। डिजिटल फूड करेंसी सिस्टम के अंदर कैसे जो है मनी फ्लो होगा? पहले बैंक के पास जाएगा, फिर शॉप के पास, फिर बेनिफिशियरी। नो, बेनिफिशियरी से आरबीआई, आरबीआई को क्यों देना है? आरबीआई आपके वॉलेट के अंदर डालेगी, वो बेनिफिशियरी के पास आएगा और आप जाकर फेयर प्राइस शॉप के ऊपर जाकर उसे रिडीम करेंगे। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट यूएस बैक्ड स्टेबल कॉइंस। कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट बन चुकी है यूएस के स्टेबल कॉइंस को यूज करने के लिए फॉर देयर ट्रांजैक्शंस? और आंसर इज यूएई जो है उनके सेंट्रल बैंक की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज रिवाइज्ड द बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम टू। पहले कितना था बेस ईयर, अब कितना हो गया? तो पहले था 2011 2012, अब कितना हो गया बच्चे? 2023 2024। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्वाभिमान रिटायरमेंट, it is a linked and participating pension plan. No, it is a linked and non-linked and participating annuity plan. पार्टिसिपेटिंग नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और डेफर्ड जो है वो एन्युटी प्लान है। डेफरमेंट पीरियड आपको याद होना चाहिए 7 ईयर्स का था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे। चक्र इनिशिएटिव ऑफ एसबीआई इज एम्ड एट फाइनेंसिंग विच सेक्टर्स। तो किन्हें फाइनेंस किया जाएगा अंडर द बच्चे चक्र इनिशिएटिव जो कि एसबीआई की तरफ से लाया गया? ठीक है, ए बी सी और डी ये आप बताएंगे। और इसके अलावा अगर बच्चे आप और जो है क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से रिलेटेड, अगर आज की सेशन से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बच्चे आप इन कोड के ऊपर भी जो है इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपको फर्दर जो है वो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उन्हें भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे बता देना आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 2 आउट ऑफ 10 आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए। डन। चलिए, तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।